Hello and welcome to my channel guys, Homeo Treasure. Namaste from Bhopal. Today we are going to study fundamental principles of homeopathy. जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोई भी साइंस रहता है उसके सर्टेन बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथी भी एक साइंस है, किस चीज़ का? मेडिकल ट्रीटमेंट का। इसीलिए होम्योपैथी में भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है। हम इसे कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी भी बोलते हैं, जो कि टोटल इन नंबर 7 प्रिंसिपल्स हैं। डॉक्टर हनीमैन सर के द्वारा ये उनके समय में दिए गए थे। फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये है लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया को आप सिम्टम सिमिलैरिटी के नाम से याद रख सकते हैं। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, समझ लेते हैं। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द मेडिसिन मस्ट हैव कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स ऑफ द डिसीज टू बी क्योर्ड इन हेल्दी पर्सन्स। यानी कि जब भी हम कोई होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी पेशेंट में या किसी भी पर्सन में एडमिनिस्टर करते हैं तो उस मेडिसिन में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो डिसीज़ के जो मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। हम अब बात करेंगे लॉ नंबर 2 की, जो कि है लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, ठीक है। इसको आप द सिंगल रेमेडी के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो हनीमैन स्टेट्स दैट ओनली वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन अ गिवन केस एट अ टाइम। यानी कि एक समय पर एक सिंगल रेमेडी ही जो है वो पेशेंट को या पर्सन को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है। गिवन इन अ गिवन केस एट अ टाइम, ठीक है। एक समय पर एक ही मेडिसिन देना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं बता दूं कि इसके कुछ अपने रीजंस हैं। इसका फर्स्ट रीज़न है होम्योपैथिक रेमेडीज वर प्रूव्ड सिंगलली, ठीक है। आवर मटेरिया मेडिका वॉज बिल्ट अप ऑन द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग गिवन सिंगलली ईदर इन प्लांट प्रूविंग्स और इन एक्सीडेंटल प्रूविंग्स। चाहे वो प्लांट प्रूविंग हो चाहे एक्सीडेंटल प्रूविंग हो, ड्रग प्रूविंग के दौरान रेमेडीज जो है वो एक सिंगल सिंपल रेमेडी ही पेशेंट्स को या पर्सन्स को दी गई थी और उसी के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ऑब्जर्व इफ़ेक्ट्स, वो मटेरिया मेडिका में नोट किए गए हैं, ठीक है। पेशेंट की जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में सिर्फ कोई एक ही रेमेडी जो है वो मोस्ट सिमिलर हो सकती है एट अ गिवन टाइम रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब थर्ड रीज़न है, अगर आप एक से ज़्यादा रेमेडीज़ जो है एडमिनिस्टर करेंगे तो डॉक्टर को यही समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा एलिमेंट था जो कि क्यूरेटिव था, कौन सी रेमेडी ने बीमारी ठीक की है, ये हम एसर्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फोर्थ रीज़न है वाइटल फोर्स द गवर्निंग सब्सटेंस ऑफ लाइफ is a single substance, so remedy given should also be single. Vital force जो governing substance है हमारे लाइफ का वो एक सिंगल सब्सटेंस है, तो रेमेडी भी जो है वो सिंगल ही दी जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे लॉ नंबर 3 की, जो कि है लॉ ऑफ मिनिमम। इसको आप स्मॉल डोज के नाम से याद रख सकते हैं। अब क्या कहता है ये प्रिंसिपल की, अंडर दिस प्रिंसिपल वी गिव मेडिसिन टू द पेशेंट्स इन very minute dose. Minute dose means the quantity of medicine which is though smallest in quantity produces the least possible excitation of the vital force and yet sufficient to effect the necessary change in it. Quantity is minimum yet appropriate for a gentle remedial effect. यानी कि हम जो मेडिसिन पेशेंट को देंगे उसका जो डोसेज होना चाहिए वो बहुत ही माइन्यूट होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, लेकिन ये उस डोज में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो हमारे जो वाइटल फोर्स है उसका लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन कर सके। यानी कि जो भी नेसेसरी सफिशिएंट चेंजेस होना चाहिए उस डिसीज़ में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में, वो उतना इफेक्ट कर पाए, ठीक है। मतलब डोज स्मॉल होना चाहिए पर इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि वो एक जेंटल रेमेडियल इफेक्ट ला पाए। क्यों हम एक स्मॉल डोज देते हैं पेशेंट्स को, तो उसके ये पर्टिकुलर रीजंस हैं। टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन, टू नो रिस्क ऑफ एनी ऑर्गेनिक डैमेज और ड्रग एडिक्शन और साइड इफेक्ट। या डोज छोटा होगा तो ऑर्गन डैमेज होने का कोई भी खतरा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स का खतरा नहीं है, ना ही कोई ड्रग एडिक्शन वाली कंडीशन बन सकती है, ठीक है। The specific dynamic action which produces the uncommon characteristic distinguishing symptoms of the drug is produced by minimum quantity of the drug.
हम होम्योपैथी में क्या कंसिडर करते हैं? अनकॉमन सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, कुछ डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम्स, यानी कि हम सेम कॉमन सिम्टम्स कंसिडर करते हैं, बट होम्योपैथी में जो प्रेफरेंस दिया गया है वो इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स को प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि वो जो अनकॉमन सिम्टम्स हमें चाहिए रहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो चाहिए रहते हैं वो दो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अगर टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ फाइनर एंड फाइनेस्ट क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेमेडी दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन मिनिमम डोज। अब हम बात करेंगे लॉ नंबर 4 की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। कई बार ये 5 नंबर्स में सेपरेटली भी पूछ लिया जाता है ये प्रिंसिपल। अब देखेंगे क्या कहता है ये प्रिंसिपल। इन होम्योपैथी वी प्रिस्क्राइब ओनली दोज मेडिसिन हुज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर नोन थ्रू ड्रग प्रूविंग। ठीक है, हम होम्योपैथी में सिर्फ वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है हमें ड्रग प्रूविंग के द्वारा पता होती है। ठीक है, ड्रग प्रूविंग की डेफिनेशन देखें तो ड्रग प्रूविंग इज अ सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, ड्रग प्रूविंग क्या है? एक सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन है किसका? डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन का। तो मेडिसिन की पैथोजेनेटिक पावर पता करने का, यानी कि डिसीज प्रोड्यूसिंग जो पावर रहती है मेडिसिन में, वो होम्योपैथी किस लॉ पे बेस है? लाइक क्योर्स लाइक। मैं आपको पता ही है डॉक्टर हनीमैन सर ने कैसे प्रूविंग की थी हेल्दी इंडिविजुअल्स पे, जो है डिफरेंट पीपल पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो जब भी हम किसी पेशेंट को, हेल्दी पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, डिसीज़ के, तो वही हो जाता है डिसीज, क्योंकि मेडिसिन हम जब दे रहे हैं तो वो डिसीज़ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, करेक्ट। सो डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है उस मेडिसिन के अंदर, चाहे वो आर्टिफिशियल है बट डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है रेमेडी के अंदर, तो उसी का ही हम पता करते हैं ड्रग प्रूविंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया, ड्रग प्रूविंग इज अ सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन, डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन ऑन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग और डिफरेंट एजेस में, बहुत सेक्सेस में और डिफरेंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ड्रग मस्ट बी प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बींग्स, ओके, एंड दैट टू हेल्दी ह्यूमन बींग। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे। क्यों? एनिमल डू नॉट गिव सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स। एनिमल्स पे हम प्रूव करेंगे तो हमें मेंटल सिम्टम्स, सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है नहीं मिलेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि इफेक्ट्स ऑफ सेम ड्रग ऑन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। जो ड्रग है, सेम ड्रग का अगर हम एनिमल को देंगे और ह्यूमन का देंगे तो दोनों में इफेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इन एनिमल्स वी डू नॉट गेट मॉडलिटीज एंड फाइनल सिम्टम्स ऑफ द ड्रग। फाइनल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे हमें ड्रग के, और साथ में मॉडलिटीज़ भी नहीं मिलेगी, जो कि ह्यूमन्स को देने पे हमें पता चल जाएगी। लाइक मॉडलिटीज़, यू नो राइट, एग्रावेशन, एमोलियोरेशन, ये सब हमें एक ह्यूमन बीइंग ही बता सकता है, एनिमल्स ये सिम्टम्स नहीं बता सकते हैं। या मोर ओवर ह्यूमन बीइंग शुड बी हेल्दी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला मेडिसिन जो है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ही प्रूव की जाती है। इसका भी अपने रीजंस हैं। क्यों? क्योंकि सिम्टम ऑफ द ड्रग एंड दैट ऑफ द डिसीज विल बी मिक्स टुगेदर। यानी कि अगर डिसीज्ड पर्सन को भी हम मेडिसिन देंगे और हेल्दी पर्सन को मेडिसिन देंगे, दोनों में अलग अलग सिम्टम आएंगे। क्यों? क्योंकि जो डिसीज्ड पर्सन है उसको अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी प्रूविंग के लिए, तो डिसीज़ के सिम्टम और डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर यानी ड्रग के सिम्टम जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमें पता नहीं चल पाएगा। आई मीन फाइनल सिम्टम्स का हमें पता नहीं चल सकता। सेकेंड क्या है? एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द सिक पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन, सो वी कैन नॉट गेट द रियल डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन इफ गिवन टू अ सिक पेशेंट। सेम लाइन है, जो ड्रग का एक्शन है वो बीमार पर्सन यानी सिक पर्सन पे जो है वो डिफरेंट रहेगा और एक नॉर्मल पर्सन पे डिफरेंट रहेगा। तो हमें रियल डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन जो है वो हम पता नहीं कर पाएंगे एक बीमार पेशेंट में। ठीक है, अब फिफ्थ कार्डिनल प्रिंसिपल जो कि है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज। ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस Hahnemann observed that in spite of best homeopathic treatment, the chronic diseases would return with a recurrence of symptoms. This failure led him to investigate thoroughly a large number of chronic affections, and after 12 years of experiment and observation, he reached to a conclusion that the chronic diseases are caused by chronic miasm. यहाँ पर ये लिखा है कि जब हनीमैन प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनकी प्रैक्टिस के दौरान
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट फिर भी जो क्रोनिक डिसीजेस हैं वो वापस से रिकर हो रही है, ठीक है, वापस से रिटर्न हो रही है, यानी कि सिम्टम्स दोबारा रिकर हो रहे हैं। ये बात को देखते हुए उन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ केसेस को जो है थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया और क्रोनिक केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, और आखिर 12 साल के एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस के बाद वो एक कंक्लूजन पे आए कि जो क्रोनिक डिसीजेस हैं वो क्रोनिक मियाजम्स की वजह से होती है। क्रोनिक मियाजम क्या है? क्रोनिक मियाजम्स आर SORA, syphilis and psychosis. SORA is the fundamental cause and mother of all diseases, at least 7 by 8 of all chronic maladies. SORA है, syphilis है and psychosis है, और इनमें से भी SORA जो है वो फंडामेंटल कॉज है, मदर ऑफ ऑल डिसीजेस है, ठीक है। लगभग हर 8 में से 7 केसेस में जो है SORA मियाजम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्रोनिक डिसीजेस के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। आपको बता दूं कि वाइटल फोर्स जो है ये वर्ड डॉक्टर हनीमैन सर के द्वारा ही यूज़ किया गया था। इसका मतलब होता है स्पिरिट, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ह्यूमन बॉडी इज ट्रायून ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, द स्पिरिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ। स्पिरिट यानी कि आत्मा ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस के लिए, और ये इसी को ही डॉक्टर हनीमैन के द्वारा टर्म किया गया था वाइटल फोर्स, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि इन हेल्दी कंडीशन इट इज़ द वाइटल फोर्स which maintains normal functions and sensations of the organism, but when this vital force is primarily dynamically dearranged by some morbific dynamic influence, it causes abnormal sensations and functions which are manifested outwardly through the material body as abnormal sign and symptoms, the totality of which constitutes the disease. ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि जब हेल्दी कंडीशन होती है तो ये हमारा वाइटल फोर्स होता है जो कि सारे नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है, सारे नॉर्मल फंक्शन सेंसेशंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बट जब ये वाइटल फोर्स यानी कि स्पिरिट किसी भी तरह के प्राइमरीली डायनामिकली डीअरेंज हो जाता है किसी भी डायनामिक इन्फ्लुएंस की वजह से, तो ये जो है एबनॉर्मल सेंसेशंस एंड फंक्शंस जो है कॉज करता है, जो कि आउटवर्डली मैनिफेस्ट होते हैं एज थ्रू द मटेरियल बॉडी, ठीक है। जो हमारा स्पिरिट है यानी कि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो किसी ना किसी मॉर्बिफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस के अंडर आके डीअरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो एबनॉर्मल सेंसेशंस हैं या डिसीज़ के कुछ भी साइन सिम्टम्स हैं वो आउटवर्डली मटेरियल बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं एज अ साइन एंड सिम्टम्स, और जिसकी टोटलिटी को ही हम डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगेन इफ a cure is to be established, it is the vital force that must arouse itself or to be aided to arise for the recovery. यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें ये हमारा वाइटल फोर्स है, ये हमारी बॉडी को पूरा हार्मोनियस कंडीशन में रख रहा है, लेकिन जब ये किसी मॉर्बिफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस की वजह से अफेक्ट हो जा रहा है तो ये डीअरेंज हो जा रहा है वाइटल फोर्स, और हमें कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बॉडी में। लेकिन फिर अगर इसको क्योर किया जाता है तो अगेन हमारा लाइफ जो है वो नॉर्मल चलने लगता है, डिसीज़ जो है एनिलिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन वाइटल फोर्स ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ को चलाने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी यही लिखा है, अगेन इफ़ अ क्योर इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इट इज़ द वाइटल फोर्स दैट मस्ट अराउज इटसेल्फ और टू बी एडेड, कि अगर क्योर भी करना है तो हमें वाइटल फोर्स को ही क्योर करना है और हमें कुछ ऐसी ही रेमेडी देना है जो वाइटल फोर्स को ही थोड़ा सा एक्साइट करे और फिर वाइटल फोर्स ही एक्टिव होके जो है हमारी बॉडी को रिकवर करे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट कार्डिनल प्रिंसिपल की, जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, ठीक है। होम्योपैथिक डायनामाइजेशंस आर प्रोसेसेस बाय विच द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज which are latent in natural substances while in their crude state become awakened and developed into activity to an incredible degree for use as homeopathic healing remedies, ठीक है। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन या फिर
इसको पोटेंटाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रोसेस होती है, मतलब कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो लेटेंट है, ठीक है, उसके क्रूड स्टेट में, तो पोटेंटाइजेशन के द्वारा उसको अवेकन किया जाता है और उसको एक इंक्रेडिबल डिग्री तक जो है उसको एक्टिविटी में लाया जाता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें एज अ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज़। ड्रग को जो है पोटेंटाइज किया जाता है 2 मेथड से। एक होता है ट्राइचरेशन, दूसरा होता है सक्कशन। ट्राइचरेशन जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के केस में जो है किया जाता है, और इन केस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस सक्कशन किया जाता है, ठीक है। ये 2 प्रोसेसेस रहती है, इससे ही जो है पोटेंटाइजेशन होता है मेडिसिन का, ठीक है। जो सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल होते हैं उसमें ट्राइचरेशन की प्रोसेस होती है, जो सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं उनमें सक्कशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब ये इसमें भी क्वेश्चन आता है कि क्यों, तो क्यों टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच हेल्प्स टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन। किसी भी सब्सटेंस में पोटेंटाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो उसका मेडिसिनल सब्सटेंस है वो रिड्यूस किया जाए, ठीक है, विच हेल्प्स टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर मेडिसिनल सब्सटेंस जो है वो कम रहेगा किसी भी सब्सटेंस में। अगर मान लीजिए कोई भी पत्ती ले लिया आपने, तो उसको इस हद तक पोटेंटाइज कर देते हैं कि उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है वो कम हो जाती है और एनर्जी जो रहती है उसमें सिर्फ एनर्जी रह जाती है उस सब्सटेंस की, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्रावेशन नहीं होता है अनवांटेड। सेकेंड थिंग क्या है कि वाइटल फोर्स इज डायनामिक इन नेचर, सो ओनली बी क्योर्ड बाय डायनामिक पावर ऑफ सर्विसेबल मेडिसिन। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तो वाइटल फोर्स जो है वो हमारा डायनामिक इन नेचर है, तो ओनली बी क्योर्ड बाय डायनामिक पावर। तो मेडिसिन का जो कोई भी जो सब्सटेंस है उसका पोटेंटाइजेशन इस हद तक कर देते हैं कि उसका मेडिसिनल सब्सटेंस तो बहुत ही कम रह जाता है, सिर्फ डायनामिक पावर रह जाता है उसका, और वही डायनामिक पावर जो है हमारे वाइटल फोर्स को फिर करेक्ट करता है, ठीक है। By this process, most virulent and deadly poisons are not only rendered harmless but are transformed into beneficent healing remedies. आर्सेनिक, लैकेसिस, नाजा एक्सेट्रा। यानी कि इस पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है उससे जो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया या लैकेसिस हो गया। जो लैकेसिस है ये स्नेक के वेनम से बनती है, ठीक है। तो स्नेक का वेनम आप समझ सकते हैं कि कितना पॉइजनस रहता है, ठीक है, कितना ज़्यादा पॉइजनस रहता है। बट ऐसे सब्सटेंसेस को भी पोटेंटाइजेशन की हेल्प से उसका जो डेडली लाइक मेडिसिनल सब्सटेंस है या जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें, एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर एनर्जी मेडिसिन, ओके। तो बेनिफिशिएंट हीलिंग रेमेडीज में उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है।